इतिहास में ना कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। औद्योगिकरण का युग एक ऐसा ही दौर था। ये सिर्फ नई नई मशीनों के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने हमारे जीने, काम करने, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये एक कहानी है, तरक्की की भी और उथल-पुथल की भी। तो चलिए, इस पड़ताल में हम थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में। हम शुरुआत करेंगे उस दुनिया से जहां हर चीज हाथों से बनती थी। फिर वहां से सफर करते हुए पहुंचेंगे इंग्लैंड की उन धधकती भट्टियों तक जहां से औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस क्रांति के लहरों ने भारत के तटों पर कैसे असर डाला और यहाँ के सदियों पुराने कपड़ा उद्योग का क्या हुआ। सबसे पहले ये औद्योगिकरण है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो बदलाव था जिसने इंसानों के हाथ से चलने वाली अर्थव्यवस्था को मशीनों से चलने वाले एक औद्योगिक समाज में बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलना नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक ऐसा भूकंप था जिसने समाज की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए जरा सोचते हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फैक्ट्रियों का धुआं नहीं है, मशीनों का शोर नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें बनती तो थीं, लेकिन उनकी आवाज कारीगरों के घरों से, उनकी छोटी छोटी वर्कशॉप से आती थी। वो एक धीमी और ज्यादा निजी दुनिया थी। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं आमने सामने। एक तरफ घर पर काम करने वाले कारीगर हैं जो बड़े सब्र और हुनर से एक एक चीज बनाते हैं। हर चीज अपने आप में खास है, यूनिक है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां एक जैसी हजारों चीजें धड़ाधड़ बन रही हैं। यही वो बुनियादी फर्क था जिसने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। और जानते हैं, इस मशीनी दौर से पहले पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार पर किसका राज था? भारत का। जी हाँ, हमारा भारत। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से बेहतरीन भारतीय रेशम और कपास की मांग दुनिया भर में थी। ये वो सुनहरा दौर था जो मशीनों के आने से ठीक पहले का था। लेकिन फिर 18वीं सदी में इंग्लैंड की कोयला खदानों और वर्कशॉप्स में एक चिंगारी सुलगती है। और ये चिंगारी देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। इसी को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और जो बदलाव की रफ्तार थी ना, वो तो हैरान कर देने वाली थी। 1730 के दशक में पहली फैक्ट्रियां खुलती हैं, फिर स्पिनिंग जेनी और जेम्स वॉट के ताकतवर स्टीम इंजन जैसे बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, और देखते ही देखते उत्पादन की रफ्तार आसमान छूने लगती है। कपास इस नए दौर का बादशाह बन चुका था और रेलवे ने इस क्रांति की आग को पूरे देश में फैला दिया। मगर इस सारी चमक दमक और तरक्की के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था। उन लाखों करोड़ों मजदूरों का क्या हुआ जो इन फैक्ट्रियों में अपनी किस्मत आजमाने आए थे? देखिए, मजदूरों के लिए जिंदगी कोई आसान नहीं थी, बल्कि यह तो एक लगातार चलने वाली जंग थी। लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों में तो आ गए, लेकिन यहाँ नौकरियों की जबरदस्त कमी थी। काम मिलना जान पहचान पर निर्भर करता था। कई काम तो बस कुछ महीनों के होते थे, जिसका मतलब था कि साल के लंबे समय तक कोई कमाई नहीं। इससे गरीबी और निराशा का एक ऐसा चक्कर बन गया जिससे निकलना नामुमकिन सा था। और जाहिर है, जब इतनी निराशा होगी तो वो गुस्से में तो बदलेगी ही। कई मजदूरों को लगने लगा कि ये मशीनें ही उनकी बेरोजगारी की जड़ हैं, और इसी हताशा में उन्होंने उन मशीनों पर ही हमला करना शुरू कर दिया जो उनकी नौकरियां छीन रही थीं। चलिए, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं भारत की तरफ, क्योंकि इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से उठता धुआं अब 7 समंदर पार पहुंच रहा था, और इसका सबसे गहरा असर पड़ना था उस देश पर जो कभी कभी दुनिया में कपड़ों का बादशाह हुआ करता था। ये जो बदलाव था ना, ये किसी तबाही से कम नहीं था। कंपनी के आने से पहले भारतीय बुनकर अपने हुनर के मालिक थे। वो कई खरीदारों को अपना माल बेचते थे, अपनी कीमत तय कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता संभाली, ये सारी आज़ादी खत्म हो गई। सूरत और हुगली जैसे पुराने चहल पहल वाले बंदरगाह वीरान होने लगे, और बुनकर अपनी ही जमीन पर कंपनी के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। कंपनी ने ये सब किया कैसे? उनका एक पूरा सोचा समझा प्लान था। एक एक करके उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले उन्होंने व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाया। फिर जो पुराने व्यापारी और दलाल थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने गुमाश्ता नाम के अपने एजेंट रखे, जो सीधे बुनकरों पर नजर रखते थे, उन्हें कम कीमत पर काम करने के लिए मजबूर करते थे और किसी दूसरे को माल बेचने पर भी पाबंदी लगा दी। मतलब बुनकरों की मोलभाव करने की ताकत को
पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब सोचिए, इन सब का भारतीय बुनकरों पर क्या असर हुआ होगा। सच कहूं तो उनके लिए ये एक तबाही थी। उनका एक्सपोर्ट का बाजार तो ढह ही गया, साथ ही भारत का अपना बाजार भी ब्रिटेन के सस्ते मशीनी कपड़ों से पट गया। ऊपर से उन्हें अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल भी नहीं मिलता था, और जो मिलता था वो भी ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता था। वो बेचारे हर तरफ से फंस गए थे। तो ठीक है, बनाने की जंग तो जीत ली। अब ब्रिटिश उद्योगपतियों के सामने एक नया चैलेंज था, बाजार पर कब्जा करना। मतलब माल बना तो लिया, अब इसे बेचा कैसे जाए। और इसके लिए जो तरीके अपनाए गए वो बड़े दिलचस्प थे। कपड़ों पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाया जाने लगा, जो क्वालिटी की गारंटी माना जाता था। भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए लेबलों पर देवी देवताओं की तस्वीरें छापी गईं, ताकि लोग उससे जुड़ाव महसूस करें। यहाँ तक कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उन तक पहुँचने के लिए कैलेंडरों का इस्तेमाल विज्ञापनों के तौर पर किया गया। इसके जवाब में भारतीय निर्माताओं ने भी अपने सामान को बेचने के लिए राष्ट्रवादी संदेशों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया तो बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। इसने जबरदस्त दौलत और नई नई तकनीकें पैदा की। लेकिन सवाल ये है कि ये दुनिया बदली किसके लिए? इस तरक्की का असली फायदा किससे मिला? और इसकी असली कीमत वो किसने चुकाई?